हेलो लर्नर्स, आज के इस सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सुबह 9:30 से 10:30 बजे का टाइम होता है हमारे वोकेशनल प्रोग्राम का। इसमें हम अलग अलग विषयों से संबंधित प्रोग्राम्स आप तक लेकर के आते हैं। इसी सीरीज़ में आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे कोर्स डिप्लोमा इन ड्रेस डिज़ाइनिंग पर आधारित है। आप सब जानते ही होंगे कि ये डिप्लोमा इन ड्रेस डिज़ाइनिंग हमारा एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 4 मॉड्यूल्स हैं, जो कि बेसिक स्टिचिंग स्किल्स, चिल्ड्रंस वियर, लेडीज़ वियर और मेंस वियर। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अलावा 1 वर्षीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तौर पर भी आपको उपलब्ध है, जहां पर आप बेसिक स्टिचिंग स्किल्स के मॉड्यूल को करने के बाद अपनी चॉइस के अनुसार चिल्ड्रंस वियर, लेडीज़ वियर या मेंस वियर में से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं और 1 वर्षीय अपना सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत ही प्रचलित कार्यक्रम है, जिसका लाभ हमारे अनेक शिक्षार्थी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रोग्राम में हम आपको इससे जुड़े हुए चैप्टर्स आपको एक एक कर बता रहे हैं, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे क्लोथिंग की शुरुआत हुई, कैसे एंशिएंट जो लोग हैं वो सिर्फ ड्रेप करते थे, चाहे लीव्स हों या बाद में जब फैब्रिक्स इन्वेंट हुए। और उसके बाद हमने बात की टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे हर जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हमारा एरिया होता है, उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। उसी प्रकार से कटिंग एंड टेलरिंग यानी सुइंग की भी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम आज अपना तीसरा कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसमें हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन सोइंग, जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम सोइंग में यूज़ करते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि गुप्ता मौजूद हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Praveen, for the nice introduction. Hello, learners. जैसा कि डॉक्टर प्रवीण ने अभी अभी आपको बताया कि आज का जो हमारा विषय है वह है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर सोइंग। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि वह उपकरण जिन्हें हम एक गारमेंट को बनाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते क्या हैं? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने कार्य को आसान बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए। तो जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपने कार्य को सरल बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए करते हैं, उन चीज़ों को हम उपकरण कहते हैं। और इन उपकरणों का प्रयोग हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेंगे तो सुबह जैसे ही हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो सबसे पहला टूल जो आप यूज़ करते हैं वह है एक टूथब्रश। जी। तो टूथब्रश भी एक तरीके का टूल ही है जो आपको सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या के शुरुआत में प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से लर्नर्स, अब जब आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके हाथ में पेन या पेंसिल है, तो पेन और पेंसिल भी एक तरीके का उपकरण ही है। तो आज की हमारी इस कक्षा में हम बात करेंगे उन उपकरणों की जिनका प्रयोग हम कटिंग एंड टेलरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में आप जानेंगे वह उन उपकरणों के बारे में जो कि सोइंग के लिए यूज़ होते हैं, उनका एडवांटेजेस क्या हैं। आपको यह भी पता चलेगा कि हम इन टूल्स को पहचाने कैसे, यानी कि जब आप मार्केट में जाएं तो आप कैसे इनकी जांच कर सकें, इन्हें पहचान सकें। और हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन इक्विपमेंट्स को सही तरीके से प्रयोग करने का क्या तरीका है जी। और इसके अलावा इन उपकरणों का प्रयोग करते हुए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोइंग के केस में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम इस की बात करें, मार्केट में जाते हैं, वैरायटी ऑफ टूल्स हमें मिलते हैं। अगर हम सीजर्स की बात करें तो बहुत तरह की हैं, नीडल्स की बात करें तो वो एक सिलेक्शन जो है, जो नया बच्चा आ रहा है इस एरिया में, तो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन ही बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका उनका प्रयोग करना है। तो आइए मैम, आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। हाँ, तो डॉक्टर चौहान, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत तरीके के उपकरण आपको मिलते हैं।
तो जैसे कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी बात करी थी तकनीकी शब्दावली के बारे में कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग उपकरण भी होते हैं जी। तो जैसे कि जब आप एक गारमेंट बनाने के लिए जाते हैं जी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, हम अपना नाप जो है एक टेलर को देते हैं। तो उसके लिए हम एक तरीके का उपकरण का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से उस माप के द्वारा जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तब हम कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कटिंग के लिए हम अलग तरीके का उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने कहा बहुत तरीके की सिजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कैसे उनकी पहचान करें, कैसे यह जाने कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाए, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारी लास्ट स्टेज होती है स्टिचिंग, जो कि सबसे ज़रूरी है, उसके उस स्टेज के लिए भी हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी। पर इससे पहले कि हम इन टूल्स के बारे में जानें, हम यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन टूल्स का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य हम अपने हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं, परंतु मानव ने कुछ उपकरणों को इन्वेंट किया, उनका इजाद किया, जिससे कि वह अपने कार्य को आसानी से कर सके। उसके अलावा अगर वह अपने कार्य को आसानी से कर सकेगा तो उसका टाइम भी बचेगा और उस कार्य को करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जब हम वो कार्य बार बार कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे कार्य में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक रूपता रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक गारमेंट एक तरीके से बना रही हूँ और दूसरा गारमेंट मेरा अलग रूप में आए। तो जैसे मार्केट में हमारे सारे गारमेंट्स एक ही तरीके के देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना पड़ता है। उसके अलावा जब हम इन उपकरणों का प्रयोग करके कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत होकर बाहर निकलता है। तो ज़रूरी है आप ये जानें कि इन उपकरणों का प्रयोग करना हमारे लिए कितना महत्व रखता है। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टूल से, जो कि है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप लर्नर्स आपने देखी ही होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख भी सकते हैं। मेजरिंग टेप, इसे आप आम भाषा में इंच टेप भी कह देते हैं। यह अलग अलग रंगों में मार्केट में अवेलेबल है और यह एक सबसे पहला टूल है जो कि एक टेलर या ड्रेस मेकर अपने यूज़ में लेता है जब वह गारमेंट बनाता है। तो जब भी आप अपना एक गारमेंट सिलवाने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आप देते हैं अपने शरीर का माप। तो उस शरीर का माप लेने के लिए हमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है। मेजरिंग टेप क्या है? इट इज़ बेसिकली अ स्केल, एक स्केल ही होता है, पर दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल स्केल। आप समझ सकते होंगे कि स्केल जो है वो हमारा रिजिड होता है, उसे हम मोड़ नहीं सकते। पर जब हम बॉडी मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ मेजरमेंट्स अपनी गोलाई में भी लेनी होती हैं, और अगर हमारे पास कोई फ्लेक्सिबल स्केल नहीं होगा तो हम एक्यूरेटली अपने मेजरमेंट्स नहीं ले पाएंगे। और जब आपकी मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होंगी तो डेफिनेटली आपके गारमेंट की फिटिंग भी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये एक टूल है जो कि आपको बहुत ध्यान से जिसका चुनाव करना होता है। बात करेंगे इस मेजरिंग टेप के बारे में, तो मेजरिंग टेप के आपने देखा होगा, नहीं तो आप आज जाइए मार्केट में या घर में भी आप सबके एक मेजरिंग टेप होगी। मेजरिंग टेप के दोनों तरफ अंक होते हैं जी। एक तरफ जो स्केल है वो इंच में होता है और दूसरी तरफ जो स्केल है वह सेंटीमीटर में होता है। लर्नर्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 इंच में हमारे 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना माप इंचेस में देना चाहते हैं या सेंटीमीटर में देना चाहते हैं, या फिर आपके ड्रेस मेकर या टेलर के ऊपर कि वह आपका माप या तो सेंटीमीटर में नोट करे या इंच में नोट करे। पर यहाँ पे सावधानी यह बरतनी है कि आपको अपना माप एक ही यूनिट के अंदर लेना है। या तो आप सेंटीमीटर्स को फॉलो करिए या आप इंचेस को फॉलो करिए। अगर हम इस मेजरिंग टेप की बात करें, अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटीमीटर वाला जो स्केल है उसे फर्दर 10 लाइनों के द्वारा विभाजित किया गया है, जहाँ पे प्रत्येक लाइन जो है 1 मिलीमीटर को दर्शाती है। यानी 1 सेंटीमीटर जो है वह 10 मिलीमीटर से बना है। और इतनी प्रिसिशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि हम बिल्कुल अपनी जो मेजरमेंट्स है एक्यूरेटली लें। और अगर हमें एक टाइट फिटिंग गारमेंट बनाना है तो फिटिंग में हमारी 1 सेंटीमीटर से भी बहुत फर्क आ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। अगर जैसे हम कितनी भी एक्यूरेसी से आगे हम ड्राफ्टिंग करें, लेआउट करें, लेकिन अगर हमारे मेजरमेंट ही शुरू में गलत ले लिया हमने, तो आई थिंक कि वो पूरा हमारा पर्पस ही फेल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स के लिए कि मेजरिंग टेप को सही तरह से यूज़ करना वो सीखें।
हाँ जी, तो प्रथम चरण से ही आपको सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपका एंड प्रोडक्ट अच्छे से बने। ऐसे ही आप देखेंगे तो इंच वाला पार्ट जो है उसे भी फर्दर 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आधा इंच, 1/4 इंच और 1/8 इंच की मार्किंग्स को देख सकते हैं। तो लर्नर्स, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप मेजरिंग टेप को पढ़ना सीखें, और क्योंकि अगर आपको यह पढ़ना नहीं आएगा तो आपका ड्राफ्ट भी गलत ही बनेगा, आपकी मेजरमेंट्स भी गलत होंगी और आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो गलत बनेगा, और आपको तब नहीं समझ आएगा कि मैंने गलती कहाँ करी। तो स्केल को ध्यान से पढ़िए, और जब भी आप बाजार में एक मेजरिंग टेप खरीदने जाएं तो आप यह बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेजरिंग टेप है उसके ऊपर जो मार्किंग्स हैं वह क्लियर हो, प्रिंटेड हो तो अच्छे से विजिबल हो, वहाँ से मिटी भी ना हो। और इस मेजरिंग टेप में आप देखेंगे तो एक मेटालिक पार्ट भी होता है जो कि 3 इंच लंबा होता है, जो कि लंबाई की मेजरमेंट्स में हेल्प करता है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की होती है, जो कि जब हम गोलाई वाली मेजरमेंट्स लेते हैं तब हम उसका प्रयोग करते हैं। और इस मेजरिंग टेप की जो लेंथ है वह 60 इंच होती है, और सेंटीमीटर में बात करें तो 152 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट आप एक बारी में इससे ले सकते हैं, जो कि गारमेंट प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है। जी। नेक्स्ट होते हैं हमारे ड्राफ्टिंग टूल्स, यानी अब आपने बॉडी मेजरमेंट्स तो ले ली है लर्नर्स, अब आपको अपने इन मेजरमेंट्स को एक फर्मे का रूप देना है, एक ड्राफ्ट का रूप देना है। तो ड्राफ्ट बनाने के लिए आप एक पेपर का प्रयोग करते हैं, पेंसिल का प्रयोग करते हैं, और उसी के साथ आपको ज़रूरत होती है स्केल्स की। जी। तो बहुत तरीके के स्केल्स डॉक्टर चौहान मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। बहुत तरीके के स्केल्स जो हैं बनाए लिए गए हैं, बहुत तरीके के स्केल्स का इन्वेंशन हुआ है जिससे कि हमारे कार्य को करने में आसानी हो। तो हम इसमें यूज़ करते हैं स्केल, एल स्क्वायर, लेग शेपर, फ्रेंच कर्व, टेलर्स आर्ट कर्व, टेलर्स चॉक। फिर हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग टेबल की, पेपर कटिंग सिजर्स की, ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेसिंग व्हील की। मैम यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि आपने एल स्क्वायर बताया और फ्रेंच कर्व बताया, ये भी सभी एक अलग अलग तरह के स्केल्स हैं, तो इन सब की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? अलग अलग स्केल्स को यूज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ डॉक्टर चौहान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत ज़रूरी है ये बच्चों के लिए समझना कि उनके पास कितने तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा वे अपना कार्य आसान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें इन टूल्स के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो ना तो हम उनको खरीदेंगे ना ही हम उनका प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल स्केल तो हम सभी के पास होता है और सभी के घरों में 12 इंच का स्केल तो मिल ही जाता है। वह स्केल चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील का हो या वुड का हो। अगेन जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उस पर 2 तरीके की मार्किंग्स होती हैं, एक तरफ इंचेस में होती है 12 इंच होती है और दूसरी तरफ सेंटीमीटर्स में होती है 30 सेंटीमीटर होती है। तो वो जब भी आप एक स्केल का प्रयोग करते हैं, स्केल का प्रयोग हम एक सीधी लाइन को खींचने के लिए करते हैं। पर जब हमने बात करी एल स्केल की, तो एल स्केल जो है इट इज इन द शेप ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट एल। एल जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, एल की तरह ही यह दिखता है। तो जब हम ड्राफ्ट करते हैं डॉक्टर चौहान, तो कई बार ही हमें एक वर्टिकल लाइन और साथ ही साथ उसके हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी होती है। तो अगर आप एक सिंपल स्केल को यूज करेंगे तो आपको उस स्केल को बार बार उठाना पड़ेगा लंबाई में और चौड़ाई में रखने के लिए। और उस समय क्या होता है, जो बच्चे हैं जो नॉर्मली गलती कर जाते हैं वह स्केल को टेढ़ा रख देते हैं, तो जो परपेंडिकुलर बनाते हैं वह गलत बनता है। जी। तो इसी के लिए हमारे पास जो एक स्केल अवेलेबल होता है वह है एल स्केल। जी। अगेन इसमें जो लंबाई वाली है वो है, उसमें मार्किंग 24 इंच तक होती है और चौड़ाई में 12 इंच तक की मार्किंग होती है। और इसकी मदद से आप एक ही बारी में लंबाई की और चौड़ाई की लाइन दोनों एक साथ ही लगा सकते हैं। सो आपको यह बहुत ज़रूरी है जानना कि एल स्केल नाम का भी एक उपकरण आपके लिए अवेलेबल है। तो जब भी आप ड्राफ्ट बनाएं, स्कर्ट का ड्राफ्ट बनाएं या स्लीव का ड्राफ्ट बनाएं या ट्राउजर का ड्राफ्ट बनाएं, तो आप एल स्केल का प्रयोग ज़रूर करें। जी। उसके बाद मैंने एक और स्केल की बात करी थी, जी, लेग शेपर। जी। तो आप सभी मुझसे सहमत होंगे इस बात को लेके कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो स्केल की तरह सीधी नहीं। जी। बहुत सारे हमारी बॉडी में कर्व्स होते हैं। जी। तो जब हम इन कर्व्स के बारे में बात करते हैं तो स्केल से तो हमने लंबाई की मेजरमेंट ले ली, पर हमें उन कर्व्स के लिए शेप भी देनी ज़रूरी है। अगर मैं अपने हाथ से शेप दूंगी तो मेरे काम में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एकरूपता नहीं रहेगी। तो उस एकरूपता को लाने के लिए और उस शेप को एक स्मूथ
लुक देने के लिए हम जो कर्व का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लेग शेपर, क्योंकि लेग वाले पोर्शन पे, हिप पोर्शन पे आपकी बॉडी जो है स्लाइटली कर्व्ड होती है। जी। तो आप अगर ट्राउज़र का ड्राफ्ट बना रहे हैं या फिर आप एक स्कर्ट का ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्केल से मेजरमेंट करने के बाद लेग शेपर का प्रयोग करें और अपने जो पार्ट्स को कर्व लुक देनी है तो इस लेग शेपर की मदद से दें। जी। तो ये लेग शेपर जो है वुड का भी अवेलेबल है मार्केट में और प्लास्टिक का भी अवेलेबल है, और 2 लंबाई में ये है मार्केट में है, 24 इंच का भी अवेलेबल है और 30 इंच का भी अवेलेबल है। तो घर पे अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो 24 इंच का स्केल भी आपके लिए सफिशिएंट है। जी। अगेन यही सावधानी रखनी है इसे खरीदते हुए कि जो मार्किंग है इसके ऊपर वह एक्यूरेट हो और मिटी भी ना हो, जो प्रिंटेड पोर्शन है वो प्रॉपर्ली विजिबल हो। जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्केल आता है, एक्चुअली ये स्केल भी नहीं कहेंगे इसे हम एक फ्रेंच कर्व है, हालांकि इस पे मार्किंग होती है जी। पर इसे नॉर्मली जो आम भाषा में जो टेलर्स है इसे शेपर कहते हैं। तो जैसे हमने बात करी लेग शेपर की, फ्रेंच कर्व का काम भी शेपिंग के लिए ही होता है, पर आपने देखा होगा गारमेंट में कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जहाँ पे कर्व छोटे होते हैं, जैसे कि नेक लाइन जी। या फिर हमारी बाजू वाला हिस्सा जो होता है, आर्म होल जो होता है, तो वहाँ पे भी हमें लेफ्ट और राइट का आर्म होल सेम बनाना है या उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। नेक लाइन भी अगर हम आधे ड्राफ्ट पे बात करते हैं, हमें प्रॉपर गोलाई चाहिए, तो हम इस तरीके के कर्व का प्रयोग करते हैं जिसे हम टेलर्स की भाषा में फ्रेंच कर्व कहते हैं। जी। और ये है जो फ्रेंच कर्व है, ये प्लास्टिक का है अवेलेबल मार्केट में, और ये स्लाइटली टिंटेड होता है जिससे कि आप पीछे का हिस्सा देख सकें। तो जब आप मार्किंग कर रहे होते हैं तो आप नीचे वाली लाइन को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राफ्ट बनाने में आसानी होती है। जी। जी। तो ये थे हमारे कुछ स्केल। उसके अलावा एक स्केल और है जिसे हम कहते हैं टेलर्स आर्ट कर्व। ये एल स्क्वायर और फ्रेंच कर्व का आप एक तरीके से अमेलगमेशन कह सकते हैं, और इसका प्रयोग जो है छोटी जगहों पे होता है, जब आप छोटे ड्राफ्ट्स बना रहे हो, क्योंकि यह बहुत छोटा सा उपकरण बनानी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, आप इस टेलर्स आर्ट कर्व का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब आप छोटे हिस्सों कर्व्स बना रहे हैं, जैसे कि कॉलर, चाइनीज कॉलर जिसे हम नेहरू कॉलर भी कहते हैं, तो उसका जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको गोलाई बनानी है, या आपको आपकी स्लीव के कफ वाले पोर्शन पे थोड़ी सी गोलाई देनी है, या आपने कुर्ते के हेमलाइन पे थोड़ी सी गोलाई देनी है, तो उन जगहों पे हम इस टेलर्स आर्ट कर्व का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग। बिल्कुल, आपने सारे जो स्केल्स हम यूज़ करते हैं खासतौर पे ड्राफ्टिंग के लिए, उनको आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे लर्नर्स को बताया है, और उनको समझ में आ गया होगा कि जब हम परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है हमें एक्यूरेटली, तो हम एल स्केल का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर भी हमें कर्व्स देने हैं खासतौर पे उसके लिए हमारे पास फ्रेंच कर्व और लेग शेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। उनका प्रयोग करके हम बहुत ही स्मूथ और एक तरीके के एक रूपता लाते हुए अपनी ड्राफ्ट्स बना सकते हैं। जी मैम। तो ये तो बात हो गई हमारे स्केल्स की। ड्राफ्टिंग करते हुए जब आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो जो नेक्स्ट टूल हम यूज़ करते हैं वह है टेलर्स चॉक। जी। यानी कि जब आपका ड्राफ्ट तैयार है और आप उसे कपड़े पे रखने के लिए तैयार हैं काटने के लिए, तो आपको उसको ट्रेस करना होता है कपड़े के ऊपर। तो उसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि पेंसिल भी तो है मेरे पास, पेन भी है मेरे पास, तो इस टेलर्स चॉक का क्या ज़रूरत है, मैं इसे क्यों खरीद के लाऊं। तो लर्नर्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए कि आप अभी लर्निंग स्टेज पे हैं। इवन अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो कई बार एज ह्यूमंस हमसे गलती भी हो जाती है, हम गलत मार्किंग भी कर देते हैं। और अगर हम गलत मार्किंग ना भी करें, अगर हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा गारमेंट है वह धुलने के बाद पेंसिल की मार्क्स कई बार जाते नहीं हैं, तो हमारे गारमेंट में जो फिनिश्ड लुक है, नीटनेस जो है वह नहीं आ पाती है। और इसीलिए हम जो है टेलर्स चॉक का प्रयोग करते हैं। विभिन्न रंगों में यह चॉक आपको मार्केट में मिलेगी। पिंक कलर की होती है, येलो होती है, ब्लू भी होती है जी। तो आपको अपने कपड़े के अकॉर्डिंगली इसका चुनाव करना होता है, कंट्रास्टिंग हाँ जी। तो अगर आप लाइट कलर्स पे काम कर रहे हैं तो आप डार्क कलर के चॉक का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब आप डार्क कलर की कपड़ों पे कार्य कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप हल्के रंगों का चुनाव करें, जिससे कि आपकी मार्किंग्स जो हैं आपको क्लियरली विजिबल हो जाएं। और
कभी आपसे अगर गलत मार्किंग हो जाती है जी। तो आपको इरेजर को प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक सिंपल ब्रश को लेके भी इस टेलर स्टॉक को डस्ट करके इसकी मार्किंग्स को हटा सकते हैं। जी। तो इसीलिए टेलर स्टॉक का प्रयोग करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लर्नर्स, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं या ड्राफ्ट को जब हम गारमेंट के ऊपर प्लेस करते हैं तो हमें एक टेबल की ज़रूरत होती है। आपने घर में आप जब कभी आपने अगर सिलाई करने की कोशिश करी हो या कपड़ा काटने की कोशिश करी हो तो आपने देखा होगा कि मुझे एक लंबी टेबल की ज़रूरत है जहाँ पे मैं अपने गारमेंट को प्रॉपरली प्लेस कर सकूँ। क्योंकि अगर गारमेंट आपका कपड़ा जो है हवा में लटक रहा है या इधर उधर डिसबैलेंस हो रहा है तो आपकी जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और ज़रा सी भी चूक आपके फिनिश्ड गारमेंट को अफेक्ट करेगी। तो इसके लिए मार्केट में ड्राफ्टिंग टेबल के नाम से टेबल्स अवेलेबल हैं। यह टेबल लंबी होती हैं और काफ़ी चौड़ी होती हैं। तो सेम टेबल भी आप ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे गारमेंट इंडस्ट्री में अलग अलग टेबल्स होती हैं, पर एक घर के सेटअप में या फिर एक बुटीक के सेटअप में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जगह का अभाव होता है, तो हम एक ही टेबल इतनी बड़ी ले लें कि हम उसी के ऊपर दोनों कार्य को आसानी से कर सकें। बिल्कुल, इस पे इतना होना चाहिए कि आपका जो फैब्रिक लेंथ एंड विड्थ है वो पूरा अच्छे से फैला सकें आप। उसकी लेंथ एंड विड्थ इतनी होनी चाहिए कि आप पूरा अच्छे से फैला सकें और उसके बाद उसके ऊपर मार्किंग करके कटिंग करना आपके लिए आसान होगा और कोई भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। कई बार जगह नहीं प्रॉपर होने से हम लोग गलती कर देते हैं। बिल्कुल मैम, आगे बढ़ते हैं और आगे अगले टूल्स के बारे में आपसे जानते हैं। हाँ जी, तो अगला टूल है हमारा पेपर कटिंग सिजर्स। लर्नर्स, हमारे लिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके की कैंची का यानी सिजर का प्रयोग कर रहे हैं जी। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम कपड़ा काटने के स्टेज पे नहीं गए हैं। अभी आपने ड्राफ्ट बना लिया है और आपको ड्राफ्ट को पेपर से अलग करना है, वेस्ट को हटाना है, तो आपके पास पेपर कटिंग सिजर्स होनी चाहिए जी। ये है नॉर्मली 7 से 8 इंच लंबी सिजर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं और इनका हैंडल जो है वह प्लास्टिक का होता है और जो ब्लेड्स हैं वह स्टेनलेस स्टील के होते हैं और ज़्यादातर ये लाइट वेट होती हैं, जिससे कि आपको कार्य करते हुए आसानी रहे, क्योंकि भारी होगी तो आपको मुश्किल होती है। तो पेपर क्योंकि हल्का होता है तो हमारी जो सिजर्स भी हैं वो हम लाइट वेट ही यूज़ करते हैं। तो लाइट वेट पेपर कटिंग सिजर्स जो हैं वह आपका पास होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टूल है वह है ड्रेसमेकर्स ट्रेसिंग पेपर जी। तो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बात करी थी कि हम जैसे अपना ड्राफ्ट है वह आधे हिस्से का बनाते हैं और बाकी का हम जो है गारमेंट पे सीधा कट करते हैं, फोल्ड करके हम गारमेंट को रखते हैं और आधे को रख के प्लेस करते हैं। तो जब हम आधे ड्राफ्ट को प्लेस करके मार्किंग कर लेते हैं टेलर स्टॉक से, पर जब हम ड्राफ्ट हटा देते हैं तो हमें पीछे के हिस्से पे भी अपने सीम अलाउंस की देखने की ज़रूरत होती है स्टिचिंग के टाइम। तो उसको करने के लिए अगर एक तरीका तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं ड्राफ्ट निकालूं और फिर पीछे दोबारा प्लेस करूं, तो उससे तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी जी। तो आप जो है सिंपल सी चीज़ है ट्रेसिंग पेपर, जिसके बारे में आई थिंक हम सभी परिचित हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ वैक्स्ड कार्बन पेपर। तो इसका आप प्रयोग करते हैं जिसे आप कपड़े के नीचे प्लेस करके मार्किंग्स को ईजीली दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेते हैं जी। और इस ट्रेसिंग को करने के लिए हमारे पास एक और उपकरण अवेलेबल है मार्केट में जिसे हम कहते हैं ट्रेसिंग व्हील। तो आपको अपनी टेलर स्टॉक को दोबारा फिर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे बार बार मार्क करेंगे तो जो पीछे जो लाइंस आएंगी वह बहुत मोटी आएंगी और इतनी अच्छी नहीं दिखेंगी। तो इसके लिए हमारे पास यह उपकरण है ट्रेसिंग व्हील, जिसे कि हम मार्किंग व्हील भी कहते हैं। इस मार्किंग व्हील में एक व्हील अटैच होता है जो कि एक वुडन हैंडल से अटैच्ड होता है जी। ये व्हील दो तरीके का आता है मार्केट में, एक होता है स्पाइक्ड यानी जिसके पॉइंट्स निकले हुए होते हैं, और एक होता है स्मूथ एज। तो ये जो पॉइंटेड वाला जो होता है इज यूज्ड जब आपको डॉटेड लाइन बनानी होती है। अगर आपको डॉटेड लाइन सूट करती है तो आप स्पाइक्ड वाला ट्रेसिंग व्हील यूज करिए, पर अगर आपको एक कॉन्टिन्यूस लाइन चाहिए तब आप स्मूथ कर्व वाला स्मूथ एज वाला ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फाइन फैब्रिक्स के साथ काम करें, जैसे आपका सिल्क है, जॉर्जेट है, तो वहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी है कि आप वहाँ पे स्पाइक्ड ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग ना करें, वरना आपका कपड़ा जो है वह डैमेज हो जाएगा, फट जाएगा। सो ये तो थे हमारे कुछ ड्राफ्टिंग टूल्स।
आई होप आप सभी लर्नर्स को इनके बारे में समझ आ गया होगा। जी। इन्हें खरीदते वक्त कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, इनका प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पे कौन से उपकरण का चुनाव करना है, यह सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जी बिल्कुल। हमने बात की अभी मेजरिंग टेप की, और साथ ही साथ मैम ने आपको बहुत ही डिटेल में ड्राफ्टिंग टूल्स के बारे में बताया। ये जो सभी टूल्स हैं, ये बहुत, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग टेबल से लेके आपके मेजरिंग टूल्स सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितनी एक्यूरेसी आप अपने ड्राफ्टिंग में लेकर के आएंगे, उतना ही एक्यूरेट आपका गारमेंट बनेगा, उतना ही खूबसूरत आपका गारमेंट बनेगा। ड्राफ्टिंग में शुरू में हम सभी से मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उससे हमें लर्न करना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो ड्राफ्टिंग टूल्स के बारे में मैम आपने बताया, हमारे लर्नर्स को अच्छे से समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कटिंग टूल्स के बारे में। हाँ जी, ड्राफ्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वह होती है हमारी कटिंग की। यानी हम अब आ गए हैं उस स्टेज पे जब हम अपना कपड़ा काटने के लिए तैयार हैं। जी। तो जब हम बात कर रहे हैं कटिंग की, तो हम बात करेंगे बहुत तरीके की सिजर्स की। जी मैम। अच्छा, कटिंग सीजर्स जो हैं वो हमारे ड्राफ्टिंग सीजर में, आपने पेपर कटिंग सीजर्स के बारे में हमें बताया था, सो ये डिफरेंट होती हैं उनसे, और क्या मतलब हम सेम सीजर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे? डॉक्टर चौहान, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन करा है, क्योंकि बच्चे अमूमन यह गलती करते हैं कि एक ही तरीके की सिजर्स का जो है वह प्रयोग करते रहते हैं, और फिर वो बाद में आते हैं, टीचर के पास आते हैं या घर में भी यह सोचते हैं कि मेरा कपड़ा इतना फाइन क्यों नहीं कट रहा है, इतने अच्छे से मेरी फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही है। तो अगेन मैं दोबारा यह बात पे जोर डालना चाहूँगी कि हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हर काम के लिए बनाए गए हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके की सिजर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी मैंने बात करी थी पेपर कटिंग सिजर्स की, अब मैं बात कर रही हूँ फैब्रिक कटिंग सिजर्स की। बिल्कुल। फैब्रिक कटिंग टूल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे मैम से ब्रेक के बाद। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आपके साथ जुड़ते हैं।